Hello friends, it's me Vikrant and I welcome you all in the lecture number 4 of class 10th जहाँ पर हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में। दोस्तों आज लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो क्लास 10th की कंप्लीट ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस ज़रूर देखें दोस्तों। और उससे पहले कि मैं अगर आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल का नाम है विक्रांत वत्स। क्या नाम है भाई? विक्रांत वत्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। भाई देखो दोस्तों, पहले मैं अपनी स्क्रीन को आगे कर लेता हूँ। दोस्तों जब तक स्मार्ट बोर्ड हमारे पास नहीं आता हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। इसे आप काइंड ऑफ मिनी स्मार्ट बोर्ड बोल सकते हो, ठीक है जी। फिर जैसे ही स्मार्ट बोर्ड की अवेलेबिलिटी होगी तो हम धुआंधार तरीके से स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पढ़ाई कर रहे होंगे। जब तक आपका और हमारा साथ ऐसे ही चलेगा। तो फ़िलहाल देखते हैं आज की कहानी को दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेडिकेट के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने लिखा प्रेडिकेट। क्या लिखा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है दोस्तों? पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रेडिकेट होता है मेरे भाई व्हाट इज़ टोल्ड। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना मेरी बात को। व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ दोस्तों। आप मेरी बात को ध्यान से समझना। पेन ब्लू ही ले लेते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रेडिकेट के बारे में, तो आप इसको देसी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा मेरे साथ साथ लिखते चलना। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बच जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा, मान लो कोई लिखा हुआ सेंटेंस है, अभी मैं आपको सेंटेंस भी लिखवाऊंगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बच जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। दोस्तों सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बच जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। ठीक है भाई। जैसे मैं 2 सेंटेंस लिखूं आपके सामने। पहले एक लिख लेते हैं। इसको अपनी लिखी हुई बातचीत को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं ताकि जगह हो जाए आपके लिए। इसको हमने यहाँ कर लिया, ठीक है जी। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना। चलो ठीक है, अब लिखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में अगर लिखूं, मैंने लिखा विराट इज प्लेइंग। विराट कोहली को तो जानते ही होंगे। विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या खेल रहा है दोस्तों? क्रिकेट। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? तो आप मेरे से कहोगे भाई कि इस सेंटेंस के अंदर विराट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? विराट सब्जेक्ट है। विराट सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि दोस्तों क्रिकेट खेलने के काम को कौन कर रहा है? क्रिकेट खेलने के काम को कर रहा है विराट। ठीक है भाई।
क्रिकेट खेलने के काम को कौन कर रहा है? विराट। विराट क्रिकेट खेलने के काम को कर रहा है भाई, इसलिए विराट हमारा क्या हुआ? डूअर हुआ। और जो सेंटेंस का डूअर होता है वही कौन होता है? सब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो विराट इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने क्या लिखवाई थी आपको, ये वाली लाइन ध्यान से देखो आप, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बच जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। अब हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? विराट। ठीक है भाई, विराट हुआ सब्जेक्ट, तो विराट को छोड़ के जो कुछ भी हमारा बचा आगे लिखा हुआ ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये क्या हुआ? क्या हुआ भाई? प्रेडिकेट। आई होप आप समझ पाए होंगे, बहुत प्यार से और बहुत स्लो आपको समझा रहा हूँ। प्रेडिकेट होता है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस और लिखना चाहूँ, जैसे हम नेहा कक्कड़ को सभी जानते हैं दोस्तों, तो मैंने लिखा नेहा इज़ सिंगिंग, SING आएगा दोस्तों, SING, सिंगिंग। नेहा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेहा क्या कर रही दोस्तों? नेहा एक गाना गा रही है। तो जब नेहा गाना गा रही है भाई, तो इस सेंटेंस के अंदर नेहा गाने का काम कर रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ सेंटेंस का? हमारा सब्जेक्ट हुआ भाई नेहा। जब नेहा सब्जेक्ट हुआ तो बाकी का जो कुछ भी ये लिखा हुआ बच गया भाई मेरे, ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। क्या हुआ? प्रेडिकेट। तो आई होप आप डिफरेंस समझे होंगे सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में, या डिफरेंस कह लो, मतलब डिफरेंस नहीं, मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट तो हमारा हुआ डूवर, जो काम को परफॉर्म करे या फिर जिसके बारे में बात हो। ठीक है जी, व्हाट वी टॉक अबाउट। और प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे विराट इज़ प्लेइंग क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेल रहा था, तो विराट सब्जेक्ट हुआ, बचा हुआ प्रेडिकेट हुआ। नेहा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो नेहा क्या हुई? सब्जेक्ट हुई, और इस सिंगिंग अ सॉन्ग क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ गए होंगे, बहुत प्यार से समझाई है। अब हम चलते हैं आगे। आओ मेरे भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एक सब्जेक्ट में, पहले लिख लो आप इस लाइन को, सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब तक आपने देखा था कि सब्जेक्ट के अंदर क्या है? एक वर्ड है। जैसे विराट इज़ प्लेइंग क्रिकेट या नेहा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो विराट और नेहा अपने आप में सिंगल वर्ड थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ आपके सामने कि मैंने लिखा माई बेस्ट, ध्यान से देखना, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग टुनाइट। इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग टुनाइट में कि आज रात को कौन आएगा, तो आप कहोगे दोस्तों मेरा फ्रेंड, और वो भी कौन सा? जो बेस्ट है। तो यानी हमें समझ में आया कि ये पूरा का पूरा माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात हो रही है भाई, कि वो आज आएगा आज रात को। तो माई बेस्ट फ्रेंड क्या हुआ दोस्तों? माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। और सब्जेक्ट क्या होता है? या तो डूअर या फिर जिसके बारे में बात हो, व्हाट वी टॉक अबाउट। ठीक है भाई, आप इस बात को समझे। आपको मैंने बताया कि माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे हुआ सब्जेक्ट। अब अगर मैं यहाँ से बेस्ट हटा दूँ, अब पहले ये देखो माई बेस्ट फ्रेंड में कितने शब्द हुए? माई एक शब्द, बेस्ट एक शब्द और फ्रेंड एक शब्द, यानी 3 अक्षर हुए।
विराट और नेहा इस सिंगिंग सॉन्ग में कितने थे दोस्तों? एक शब्द थे, यहाँ पे 3 है। अब अगर मैं इसको बेस्ट को हटा दूँ तो अब कितने शब्द बचे? 2। यानी मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि सब्जेक्ट के अंदर एक वर्ड भी हो सकता है, सब्जेक्ट के अंदर 2 वर्ड भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट के अंदर 3 वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। तो माई बेस्ट फ्रेंड क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी हमारा सेंटेंस में बच गया, जो कुछ भी हमारा सेंटेंस में बच गया वो क्या हुआ? प्रेडिकेट। ठीक है भाई। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी सेंटेंस में बच गया वो क्या हुआ? प्रेडिकेट। तो आप यहाँ पे समझे कि सब्जेक्ट में कैसे एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं। अब जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड हैं दोस्तों, तो माई बेस्ट फ्रेंड को ध्यान से देखो आप। किसे? माई बेस्ट फ्रेंड को। अब ये माई बेस्ट फ्रेंड सब्जेक्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूँ ये फ्रेज़ है या क्लोज़ है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, दोस्तों? मैंने आपसे कहा था कि जो फ्रेज़ होता है और जो क्लोज़ होता है वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये है, तो ये या तो फ्रेज़ होगा या क्लोज़ होगा। तो फ़िलहाल के लिए आप समझ लो कि ये अपने आप में क्या है? फ्रेज़ है दोस्तों। आपको पता तो नहीं है कैसे फ्रेज़ है, लेकिन है ये फ्रेज़, क्योंकि ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसमें क्या नहीं है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको अगली अब बताऊंगा, मतलब इसके बाद। फ़िलहाल के लिए आप समझो कि ये क्या है? अपने आप में फ्रेज़ है मेरे भाई। क्या है? फ्रेज़। अब फ्रेज़, क्लोज और सेंटेंस के अंदर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है उसको हम अब ख़त्म करेंगे और चलते हैं दोस्तों अगली स्क्रीन पर। जब तक अगर आपको कुछ ये नोट करना है तो आप कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सेंटर। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले पेज पर। आपने ये नोट कर लिया होगा। देखो दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंस। क्या समझाऊंगा? डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लोज, डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। ठीक है भैया, इसके लिए मैं एक टेबल तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए। देखो मेरे भाई, हमें फ़र्क समझना है फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस में। तो पहली जो चीज़ है ना, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? तीनों के तीनों होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ। ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऐसे ही क्लोज भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी। इसी तरह सेंटेंस भी क्या होता है? GROUP, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है भैया, तीनों मैंने क्या बताए? तीनों के तीनों क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रेज़ की, तो फ्रेज़ के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट होता है दोस्तों। क्या होता है? एब्सेंट। लेकिन अगर बात करें क्लोज की और सेंटेंस की, किसकी? क्लोज की और सेंटेंस की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, इनका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होने का मतलब है आपको सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिखाई देंगी। किसमें? क्लोज के अंदर। और सेंटेंस के अंदर भी क्या होगा? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको एक साथ दिखाई देगा दोस्तों। बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। तो जो फ्रेज़ होगा ना, उसके अंदर कंप्लीट मीनिंग की अगर मैं बात करूं,
कंप्लीट मीनिंग। तो अपने आप में कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता फ्रेज़ का। क्लोज़ की अगर कंप्लीट मीनिंग की बात करूं, कंप्लीट, तो जो क्लोज़ होता है दोस्तों वो कंप्लीट मीनिंग कभी दे भी सकता है और कभी नहीं भी दे सकता। तो कभी हाँ कभी ना वाला काम होता है। लेकिन अगर हम बात करें सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग का, कंप्लीट मीनिंग, तो ये हमेशा अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है दोस्तों। क्या देता है? हमेशा अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। अब इस सेंटेंस को जो मैंने पहले आपको बताया था दोस्तों, माई बेस्ट फ्रेंड के इज़ कमिंग टुनाइट के अंदर, ये जो एक सेंटेंस है ना, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग टुनाइट, इसके अंदर ये जो फ्रेज़ मैंने आपको बताया था माई बेस्ट फ्रेंड, अब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों ये फ्रेज़ कैसे हुआ। मैंने आपको बताया था, देखो फ्रेज़ वाली कैटेगरी देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था फ्रेज़ होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, माई बेस्ट फ्रेंड क्या है? माई बेस्ट फ्रेंड ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक से ज़्यादा वर्ड है यहाँ पे। फिर मैंने बताया फ्रेज़ के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन कोई वर्ब नहीं है दोस्तों। सिर्फ इतने को देखना, माई बेस्ट फ्रेंड, कहीं ये कहने लगो इज़ वर्ब है, वो अलग है, वो प्रेडिकेट हो गया। हम बात कर रहे हैं फ्रेज़ के बारे में। तो दोस्तों इस माई बेस्ट फ्रेंड के लिखे हुए के अंदर माई बेस्ट फ्रेंड सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब नहीं है। ठीक है भाई, तो ये भी कैटेगरी फुलफ़िल हो गई। और फ्रेज़ होने के लिए क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग नहीं होना चाहिए। तो इसका भी कंप्लीट मीनिंग नहीं है, क्योंकि माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट मित्र, मतलब मेरा जो सबसे बेस्ट मित्र है। लेकिन ये अपने आप में कुछ कंप्लीट मीनिंग निकला क्या? माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट मित्र, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो आप कहोगे दोस्त कि सर इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और जिसका कंप्लीट मीनिंग ना निकले दोस्तों, वो किस कैटेगरी में आएगा? फ्रेज़ की। और वैसे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ किसकी कैटेगरी में आता है? फ्रेज़ की। क्योंकि ध्यान से देखो, क्लोज और सेंटेंस में क्या है? क्लोज और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्लोज या सेंटेंस होने के लिए। और वैसे भी मेन कन्फ्यूज़न क्लोज में या फ्रेज़ में होती है दोस्तों। तो सेंटेंस को तो हम अलग ही पहचान लेंगे। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो एक साथ, तो वो क्या होता है? हमारा फ्रेज़। अब बढ़ते हैं आगे मेरे भाई। देखो मेरे प्यारे भाई, अब मैं आप लोगों के सामने एक मतलब इस चीज़ को, फ्रेज़, क्लोज और सेंटेंस के डिफरेंस को समझाऊंगा सेंटेंसेस के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रेज़ के बारे में। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने कि मोहित met me behind the school। ठीक है जी। अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक छोटी सी बात देखना दोस्तों। मोहित हमारा क्या हुआ दोस्तों? मोहित हमारा हुआ सब्जेक्ट। इस बात से तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। मैट हमारी क्या हुई? मैट हमारी हुई वर्ब। मी क्या हुआ दोस्तों? ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें अभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं फ्रेज़ क्या होता है। अब देखो दोस्तों, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है आपके सामने बिहाइंड द स्कूल, ये एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। बिहाइंड द स्कूल यानी स्कूल के पीछे। अब आप मुझे बताओ, ये अपने आप में आप देखते ही बता दो कि कोई सेंटेंस तो है नहीं। बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के पीछे, तो आप देखते ही कहोगे सर ये कोई सेंटेंस तो है नहीं, इसलिए सेंटेंस की कैटेगरी से क्या हो गया? ये आउट हो गया। ठीक है, फिर हमारा बचा फ्रेज़ और क्लोज़। अब आपको पहचानना है दोस्तों ये फ्रेज़ है या क्लोज़ है। अब आपके ऊपर क्या लिखा हुआ है? टेबल लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखना कि क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आ रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब वाला देखा करो, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो तीनों में कॉमन है और कंप्लीट मीनिंग में भी सब में अलग अलग कहानी है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि वर्ब और बीच वाला आप देखा करो सबसे पहले कैटेगरी, कि सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आ रहे हैं या नहीं, क्लोज या फ्रेज़ में अंतर करने के लिए, क्योंकि क्लोज और फ्रेज़ में यहीं पे डिफरेंस है दोस्तों। अब जैसे मैं आपको बताऊं बिहाइंड द स्कूल, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है हमारा स्कूल, लेकिन वर्ब कोई नहीं है दोस्तों, वर्ब कोई नहीं है। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, तो ऐसा कहाँ पे होता है दोस्तों? ऐसा मैंने आपको बताया कहाँ पे होता है?
कहाँ पे होता है? फ्रेज़ के अंदर। तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों? ये हमारा हुआ फ्रेज़। ठीक है जी, आई होप आप समझ गए होंगे। एक सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि फ्रेज़ क्या होता है। अब मैं अगला सेंटेंस लिखूंगा और फिर उसके थ्रू समझाऊंगा आपको। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, क्योंकि मैं यहीं पे सेंटेंस लिख दूंगा इस वाले को मिटा के, क्योंकि ये टेबल आपको दिखानी ज़रूरी है, तभी आप बेहतर समझोगे। चलते हैं भाई, अब मैं लिखता हूँ दूसरा सेंटेंस। मैंने लिखा भाई, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, चलो लाल से लिख लो। मैंने लिखा ए यंग मैन, अ यंग मैन केम हियर लास्ट नाइट। अ यंग मैन केम हियर लास्ट नाइट। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखना दोस्तों। इसके अंदर एक तो चीज़ है ए यंग मैन, ठीक है, और एक है लास्ट नाइट। केम तो हमारी क्या हुई? वर्ब हुई दोस्तों। ठीक है भैया, केम क्या हुई? वर्ब हुई। और हियर भी क्या है भाई? लास्ट नाइट के साथ है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब मैं आपसे पूछूं अ यंग मैन क्या है, तो फिर से आप देखोगे कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब, मैंने पहले बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब देखो, तो आपको सब्जेक्ट तो नज़र आएगा, अगेन वर्ब नज़र नहीं आएगा। और ऐसा सिर्फ किस में हो सकता है दोस्तों? ऐसा सिर्फ हो सकता है फ्रेज़ के अंदर। तो अगेन ये क्या हुआ? आपका फ्रेज़ हुआ दोस्तों। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट तो नज़र आ रहा है नाइट, लेकिन कोई वर्ब नज़र नहीं आ रही, इसलिए ये भी क्या हुआ? फ्रेज़। क्योंकि अगर आप तीनों कैटेगरी देखोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो आपको दोनों नज़र आएंगे। कंप्लीट मीनिंग नहीं होना चाहिए, तो यंग मैन कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, हियर लास्ट नाइट कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, लेकिन ऐसा क्लोज के केस में भी हो सकता है कि कंप्लीट मीनिंग ना आए। तो सबसे बढ़िया है भैया, सबसे पहले वर्ब वाले को देखो। ठीक है, वर्ब वाले को देखो। अब चलता हूँ, इसे मिटो के एक और सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने। अब मैंने लिखा दोस्तों माई अंकल, पेन का रंग बदल लेता हूँ भाई। माई अंकल एडवाइज्ड मी, सॉरी, माई अंकल एडवाइज्ड माई फ्रेंड्स। क्या लिखा दोस्तों? माई अंकल एडवाइज्ड माई फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस के अंदर भी आपको दो फ्रेज दिखाऊंगा। सबसे पहले वर्ब को देखो, पेन चेंज कर लेता हूँ कलर। एडवाइज्ड हुआ हमारा वर्ब, ठीक है, माई फ्रेंड्स और माई अंकल। अब ये फ्रेज़ है या क्लोज है? फिर अगेन सब्जेक्ट और वर्ब देखो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एक साथ नहीं आ रहे। यहाँ पे सब्जेक्ट तो है अंकल, लेकिन वर्ब नहीं है कोई। तो ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? फ्रेज़। ठीक है जी। इसी तरह अगर बात करूँ माई फ्रेंड्स की, तो माई फ्रेंड्स में भी आपको सब्जेक्ट तो नज़र आएगा, फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन कोई वर्ब नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी। तो ऐसा किस में होता है? फ्रेज़ में। तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा? फ्रेज़। आई होप आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दिए दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि फ्रेज़ में और क्लोज़ में क्या फ़र्क होता है। क्लोज़ में अभी आगे भी समझाऊंगा, फ़िलहाल आप ये समझ गए होंगे कि फ्रेज़ क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और अब मैं आपको समझाता हूँ क्लोज और सेंटेंस क्या होता है। देखो भाई, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं कि इफ़ ही कम्स हियर, इफ़ ही कम्स हियर आई विल मीट यू, आई विल मीट, इफ़ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम।
मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब अगर मैं दोस्तों इस पूरे के पूरे की बात करूं तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, अगर मैं इस पूरे की एक साथ बात करूं दोस्तों आपसे तो ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में एक हो जाएगा सेंटेंस, ये हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है जी, अगर मैं इस पूरे कंप्लीट की बात करूं, लेकिन अगर मैं इसे दो हिस्सों में तोड़ लूं, किस तरीके से, मैंने लिखा इफ़ यहाँ पर आई बड़ा कर लो दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है जी। इफ़ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम। अब आपसे अगर मैं कहूँ कि इसे मैं दो अलग अलग सेंटेंस के रूप में पढ़ूँ, मैंने पढ़ा आई इफ़ ही कम्स हियर और फिर मैंने पढ़ा आई विल मीट हिम, तो अब ये दोस्तों एक कंप्लीट सेंटेंस ना होकर अब ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये दो क्लॉजेस में बट गया। ठीक है जी, दो क्लॉजेस में बट गया, ये भी एक क्लॉज हुआ दोस्तों और ये भी एक क्लॉज हुआ। क्यों है ये दोनों क्लोज, अभी मैं बताता हूँ। क्लोज इसलिए हुए क्योंकि क्लोज होने के लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का एक साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने भी पीछे बताया था 3 एग्जांपल देके कि सब्जेक्ट और वर्ब अगर एक साथ नहीं होंगे फिर तो ये फ्रेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ही क्या है दोस्तों, ही सब्जेक्ट है और कम्स क्या है, कम्स के रूप में यहाँ पे वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब एक साथ है और ये सब्जेक्ट है नहीं, तो ये बचा क्या, क्लोज। ठीक है जी, और यहाँ पे भी आई आपको सब्जेक्ट दिख रहा है और विल क्या है, वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जब एक साथ दिख जाए तो ये क्या होगा, फ्रेज ना होके क्लोज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ना दिखता एक साथ तो फिर ये फ्रेज होता। तो डिफरेंस समझ रहे हो फ्रेज क्लोज में। अब क्लोज के अंदर भी ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो इनमें आपस में क्या फ़र्क है, देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आई विल मीट हिम, तो इसका अपने आप में कंप्लीट इंडिपेंडेंट मीनिंग निकल रहा है कि मैं उससे मिलूँगा, और जिसका ऐसा कंप्लीट मीनिंग निकले वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा, एक सेकेंड, वो होता है हमारा मेन क्लोज। क्या होता है, मेन क्लोज। लेकिन अगर कंप्लीट मीनिंग अपने आप में इंडिपेंडेंटली ना निकले तो वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज। इफ़ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आएगा तो ये मीनिंग तो निकला लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला दोस्तों, इसलिए क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट। तो ये हुआ मेन क्लोज और ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लोज। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे मेरी कही हुई बातों को। मैंने आपको आज की क्लास में समझाया फ्रेज क्लोज और सेंटेंस के बारे में। ठीक है जी, तो अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में भैया, और जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो दोस्तों। बहुत मेहनत से और बहुत मन लगा कर आपको पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें धीरे धीरे अच्छी और होंगी आपके लिए, और कुछ चैनल पे लेके आऊँगा और इम्प्रूवमेंट करेंगे दोस्तों। अपने अंदर 100% इम्प्रूवमेंट करने का प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ, और आप भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने का प्रॉमिस मुझसे कीजिए और मन लगा कर पढ़िए दोस्तों। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी आपकी मेहनत कहीं ना कहीं ज़रूर आपको रिज़ल्ट देगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसलिए आप मतलब अगली क्लास तक ध्यान रखना अपना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो भाई, ताकि, और सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप जो कुछ भी चैनल पर चल रहा हो दोस्तों वो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है भाई, चैनल का नाम है विक्रांत वत्स। इसी चैनल के ऊपर 9th और 10th क्लास का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही मेरे पास स्मार्ट बोर्ड की अवेलेबिलिटी होती है दोस्तों, मैं आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर फेस टू फेस भी पढ़ाऊंगा। जब तक के लिए विश्वास रखिए मुझ पर, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा बेस्ट पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि एग्ज़ाम में आपको
मतलब अब जब आप अपना एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई में टीचर ने हमारे साथ बहुत मेहनत की थी, कुछ भी क्लास नोट के बाहर नहीं होगा आपके, और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे दोस्तों, सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।